नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी लोग एकदम सकुशल हैं और अच्छे से आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। गुरु की उम्मीदों के ऊपर हमेशा आपको खरा उतरना चाहिए और जो गुरु आपको कहे उसे मानना भी आपको चाहिए। ये आपका परम उद्देश्य होना चाहिए। तो दोस्तों, इसी कड़ी के अंतर्गत मैं आपके सामने यहाँ पर जो पूर्व में एनडी और एनए का पेपर हुआ है, एनडी और एनए का जो पेपर हुआ है, नेशनल डिफेंस एकेडमी और नेवल एकेडमी का जो पेपर हुआ है 2021 का, उसका सॉल्यूशन लेकर मैं आप लोगों के बीच में हूँ, ताकि आपको ये पता लग पाए कि किस प्रकार से जो है विभिन्न प्रकार के प्रश्न पिछले एग्ज़ाम में पूछे गए थे, उन्हीं अंदाज में जो है आने वाले पेपर के लिए भी आप अपने आप को प्रिपेयर कर पाओ और अच्छे से देख पाओ कि किस किस सेगमेंट्स में से किस किस लेवल के किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। क्योंकि देखिएगा दोस्तों, यूपीएससी का जो ढर्रा रहा है पिछले कई सालों में, यूपीएससी का ये एक ढर्रा रहा है कि उसने एनालिटिकल क्वेश्चंस को ज़्यादा तरजीह दी है। एनालिटिकल क्वेश्चंस के ऊपर उसने अपना दिमाग ज़्यादा दौड़ाया है, जिसके अंदर हमें हर विषय का विश्लेषण देखना हो, विश्लेषण करना पड़े। हर प्रश्न का विश्लेषणात्मक तरीके से जब हम सभी बिंदुओं को देख लेंगे, विश्लेषणात्मक तरीके से सभी बिंदुओं को देख लेंगे, एनालिटिकल तरीके से जब हम उन्हें सबको देखेंगे, तो हम भली भांति प्रकार से हम हमारे पेपर को सॉल्व कर पाएंगे और जो हमारी मंजिल है उसको भी हम पार कर पाएंगे। तो दोस्तों, हमें ये देखना है कि पूर्व की परीक्षाओं में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, किस प्रकार से एनालिसिस किया गया है, किस प्रकार से हमें एनालिसिस करना है कि कैसे किस प्रश्न का क्या उत्तर रहेगा। ओके ना। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सीप की वस्तुओं बनाने का एक विशिष्ट केंद्र था। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जो था वह शीप की वस्तुएं बनाने का एक विशिष्ट केंद्र था। हड़प्पा स्थल, ठीक है, शीप की वस्तुएं बनाने का। तो देखिए, हड़प्पा के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में यहाँ पर पूछा गया है ना। हड़प्पा सभ्यता के बारे में यहाँ पर पूछा गया है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में पूछा गया है। और हड़प्पा सभ्यता जो पुराना नाम था सिंधु घाटी सभ्यता का। हड़प्पा सभ्यता पुराना नाम किसका था? सिंधु घाटी सभ्यता का, क्योंकि 1921 के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता के तहत पहला शहर जो ढूंढा गया था वह हड़प्पा शहर को ही ढूंढा गया था। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को पहले हड़प्पा सभ्यता कहा गया। बाद में जॉन मार्शल ने इसे सिंधु सभ्यता कहा और बाद में रफीक मुगल के द्वारा इसे सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया गया था। तो सिंधु घाटी सभ्यता ही है। सिंधु घाटी सभ्यता जो 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व के मध्य देखी गई थी। 1750 ईसा पूर्व के मध्य देखी गई थी। 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के मध्य देखी गई थी सिंधु घाटी सभ्यता। वहां पर सीप की वस्तुएं बनाने के लिए विशिष्ट केंद्र कौन सा था? विशिष्ट केंद्र, गौर फरमाइएगा, विशिष्ट केंद्र कौन सा था? लोथल, बालाकोट, कोटदीजी या आमरी। तो यहां पर देखिए, जो हड़प्पा स्थल के अंदर सीप की वस्तुएं बनाने का विशिष्ट केंद्र था, वो इनमें से, हालांकि बालाकोट से भी हमें वस्तुएं प्राप्त हुई है, सीप की वस्तुएं प्राप्त हुई है, और भी जगहों से सीप की वस्तुएं प्राप्त हुई है और वहां पर बनाने के भी साक्ष्य मिले हैं, लेकिन विशिष्ट केंद्र जो माना गया है वह लोथल को माना गया है। ठीक है, किसको माना गया है? लोथल जो भोगवा नदी, लोथल भोगवा नदी के तट पर, लोथल भोगवा नदी के तट पर गुजरात में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? लोथल जो है वह भोगवा नदी के तट पर गुजरात में स्थित है। ठीक है, गुजरात में स्थित है लोथल। फिर देखिए, लोथल की खोज जो हुई थी, इसके अंतर्गत थोड़ा मतभेद है सन को लेकर। सन 1954-1955, सन 1954-1955 में SR राव के द्वारा की गई थी।
किसके द्वारा खोज की गई थी? SR राव के द्वारा खोज की गई। यानी खोजकर्ता कौन थे? SR राव थे। ठीक है, और यह एक बंदरगाह शहर था। यह कैसा शहर था? यह एक बंदरगाह शहर था। यह एक बंदरगाह शहर था। कैसा शहर था? यह एक बंदरगाह शहर था। कौन सा? लोथल। ठीक है, बंदरगाह शहर था लोथल। और हड़प्पा सभ्यता के इसी क्षेत्र के अंदर हमें जो है किसकी जानकारी मिलती है? हड़प्पा क्षेत्र के इसी क्षेत्र के अंदर हमें सीप की वस्तुएं बनाने का विशिष्ट केंद्र जो माना गया वो किसको माना गया? लोथल को माना गया। और अगर आपको पूछ लिया जाए ना कि भारत का सबसे प्राचीनतम बंदरगाह कौन सा है, तो लोथल को ही भारत का प्राचीनतम बंदरगाह माना जाता है। लोथल भारत का प्राचीनतम, लोथल जो है वो भारत का प्राचीनतम बंदरगाह माना जाता है। ठीक है ना, भारत का प्राचीनतम बंदरगाह कौन सा माना जाता है? लोथल को माना जाता है। इज दैट क्लियर? फिर देखिएगा, SR राव के द्वारा ही, SR राव के द्वारा ही, SR राव के द्वारा ही लोथल को, SR राव के द्वारा ही लोथल को लघु हड़प्पा, लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहन जोदड़ो, लघु हड़प्पा या लघु मोहन जोदड़ो का नाम दिया गया है। लघु मोहन जोदड़ो का नाम दिया गया है। ठीक है ना, लघु हड़प्पा या लघु मोहन जोदड़ो का नाम दिया गया है। तो यहाँ पर जब हम देख रहे हैं तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? लोथल हो जाएगा। ठीक है, जो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। सीप जो समुद्र से सीप प्राप्त होता है ना, उसकी वस्तुएं बनाने का विशिष्ट केंद्र जो माना गया है वो इसे माना गया है। निम्न में से कौन सा सम्राट अशोक के धम्म का भाग नहीं था? ठीक है, सम्राट अशोक के धम्म का भाग नहीं था। धम्म, तो देखिए धम्म क्या है? धम्म की बात जब हम कर रहे हैं तो धम्म का मतलब होता है बौद्ध धर्म से संबंधित नियम। बौद्ध धर्म से संबंधित नियम, बौद्ध धर्म से संबंधित नियम, बौद्ध धर्म से संबंधित नियम क्या कहलाते हैं? धम्म कहलाते हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित नियम धम्म कहलाते हैं। देखिएगा, अशोक महान, हालांकि इसे 273 ईसा पूर्व में ही, 273 ईसा पूर्व में ही अशोक महान को सिंहासन प्राप्त हो चुका था। अशोक महान को सिंहासन प्राप्त हो चुका था, परंतु इसे सिंहासन तो प्राप्त हो गया, लेकिन ये 4 सालों तक गृह युद्धों में रत रहा। 4 सालों तक यह गृह युद्धों में रत रहा और गृह युद्धों में रत रहने के कारण 4 साल बाद इसने अपना राज्याभिषेक करवाया था। और दीपवंश व महावंश, 2 बौद्ध ग्रंथ है, दीपवंश और महावंश, जहाँ पर श्रीलंका से संबंधित इतिहास भी हमें वहाँ पर प्राप्त होता है। दीपवंश और महावंश के अंतर्गत और सिंहली अनुश्रुति के अंतर्गत कहा गया कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या की थी। तत्पश्चात वह हिंदुस्तान का बादशाह बना था, मगध का राजा बना था। 99 भाइयों की हत्या करने के बाद में वह जो है मगध का राजा बना था, ये बात बताई गई है। इसके बाद में जब हम बात करते हैं तो उसने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद, 13वां शिलालेख हमें बताता है कि राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद उसने 261 ईसा पूर्व में, 261 ईसा पूर्व में उसने क्या किया था कि 261 ईसा पूर्व के अंदर उसने क्या किया था कि जो उसके द्वारा 261 ईसा पूर्व में कलिंग के ऊपर आक्रमण किया, जहां पर खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार संभवतः राजा पद्मनाभ था। और इस युद्ध में जब भारी रक्तपात हुआ तो अशोक विहल उठा, उसका मन विचलित हो उठा
और ब्राह्मण धर्म का अनुयायी अशोक बौद्ध बन गया। अशोक ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया और अशोक जो है वह बौद्ध बन जाएगा। अशोक क्या बन गया? बौद्ध बन गया और उसने बौद्ध धर्म के नियमों से ही संबंधित अपने नियम बनाए। जनता के नैतिक उत्थान के लिए उसने जो नियम बताए थे वह धम्म कहलाए थे, यानी अशोक के राज नियम भी धम्म कहलाएंगे। क्या होंगे? अशोक के राज नियम भी धर्म कहलाएंगे। अशोक के राज नियम, अशोक के राज नियम भी क्या कहला रहे हैं? धम्म कहला रहे हैं। अशोक के राज नियम धम्म कहलाएंगे, ये भी समझ गए आप। और उसने जो है इन धर्मों का प्रचार प्रसार करने के लिए और जनता के नैतिक उत्थान के लिए अशोक के द्वारा धर्म महामात्र और धर्म राजुकों की नियुक्ति भी की गई थी। अब इसके अंदर कौन सा धर्म का पार्ट नहीं था? हॉनरिंग द किंग, यही पार्ट नहीं था। ठीक है, राजा का सम्मान करना। देखो अशोक के धर्म जो है अशोक का धर्म जो है वह प्राणियों का वध नहीं करना है, किसी भी प्रकार की जीव हिंसा ना करना, माता पिता तथा बड़ों की आज्ञा मानना है, गुरुजनों के प्रति आदर, मित्र परिजनों और संबंधियों व ब्राह्मण तथा श्रमणों के प्रति दानशीलता व उचित व्यवहार करना है। तो देखिए जब धम्म के अंदर ये बात आ गई कि श्रमण को, ठीक है, श्रमण जो कहलाते हैं, जो तीर्थ यात्रा जाने वाले जो व्यक्ति है श्रमण, और ब्राह्मणों के प्रति हमें क्या करना है? सम्मान करना है। ठीक है, तो ब्राह्मण का सम्मान करना तो यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो राजा का सम्मान करना उसमें नहीं बताया गया है। राजा ने भी अपने आप को जो है वह कैसा बताया? अपने आप को जो है सबके बराबर बताया। राजा का उल्लेख नहीं। हालांकि अशोक अपने शिलालेख में लिखता है, कि मेरी प्रजा मेरी संतान के समान है, मेरी प्रजा मेरी संतान के समान है। लेकिन कहीं पर भी उसने ये नहीं लिखा कि मेरा सम्मान करो, राजा का सम्मान करो, ये उसने नहीं लिखा था। धम्म के अंदर कहा गया था कि अपने धर्म से भिन्न धर्मों के प्रति भी सहिष्णुता दिखानी है। मतलब यूं नहीं है कि बौद्ध धर्म को ही सर्वोपरि मानकर, बौद्ध धर्म को सर्वोपरि तो मानना है, लेकिन यूं नहीं कि बौद्ध ही सही है बाकी सारे गलत है, ऐसा नहीं करना है। तो सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता दिखाने का भी जो यहाँ पर उपदेश दिया गया था वह दिया गया था अशोक के द्वारा। फिर अपनी प्रजा के कल्याण को बढ़ावा देना, ये भी उसके धम्म का महत्वपूर्ण हिस्सा था। तो यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं मेरे मित्रों, यह महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं होगा। राजा का सम्मान करना यहाँ पर धम्म का हिस्सा नहीं था। द हॉनरिंग द किंग इज नॉट द पार्ट ऑफ द धम्म। सगुण भक्ति परंपरा, सगुण भक्ति परंपरा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सगुण भक्ति परंपरा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो देखिएगा, सगुण भक्ति परंपरा क्या है? सगुण भक्ति परंपरा क्या है? तो देखिए, सगुण भक्ति के अंदर ईश्वर के साकार रूप को, ईश्वर के साकार रूप को पूजा जाता है। ईश्वर के साकार रूप को पूजा जाता है। क्या किया जाता है? ईश्वर के साकार रूप को पूजा जाता है। और जब हम बात करें निर्गुण भक्ति धारा के बारे में, तो निर्गुण भक्ति धारा के तहत जो है ईश्वर के निराकार रूप को पूजा जाता है। तो सगुण के अंदर तो जो है ईश्वर के साकार रूप, ईश्वर के साकार रूप को पूजा जाएगा। और निर्गुण के अंदर क्या किया जाता है? निर्गुण भक्ति धारा के तहत ईश्वर के निराकार रूप को पूजा जाता है। ईश्वर के निराकार रूप को पूजा जाता है। ईश्वर के निराकार रूप को पूजा जाता है। इज दैट क्लियर? तो साकार रूप और निराकार रूप के अंतर्गत ही जब हम देखेंगे तो ये हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए
सगुण भक्ति धारा के तहत विशिष्ट देवताओं या आराध्य देवी देवताओं का जो है पूजा जाता है, केंद्रित है। सगुण भक्ति धारा विशिष्ट देवताओं के और देवी देवताओं, आराध्य देवी देवताओं से केंद्रित है तथा इस परंपरा में देवी देवताओं की अवधारणा का मानवीकृत रूपों को पूजा जाता है। जैसे हम देखते हैं ना कि भगवान श्री राम को भी मानव के रूप में पूजा जा रहा है। भगवान श्री राम जो थे ईश्वर के अवतार थे, मानव के रूप में उन्होंने अपना अवतार लिया था। ये सारी मान्यता है। तो इन चीज़ों को कहाँ माना जा रहा है? सगुण भक्ति धारा को माना जा रहा है। निर्गुण भक्ति धारा के अंदर भगवान को एक भाव माना जा रहा है, निराकार। भगवान का कोई आकार नहीं है, निराकार है, ठीक है, वो निर्गुण भक्ति धारा में। तो अब देखिए, पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि सगुण भक्ति धारा विशिष्ट देवी देवताओं जैसे विष्णु या उनके अवतारों की आराधना पर ही केंद्रित है। तो बिल्कुल सगुण भक्ति धारा जो है वो विशिष्ट देवताओं पे, जैसे विष्णु है, विष्णु जी के 10 अवतार। विष्णु जी के कितने अवतार देखने को मिल रहे हैं? दशावतार। विष्णु जी के कितने अवतार देखने को मिल रहे हैं? दशावतार देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, दशावतार। और इसका उल्लेख हमें कहां पर मिलता है? मत्स्य पुराण में। दशावतार का उल्लेख हमें कहां पर मिलता है? मत्स्य पुराण के अंदर देखने को मिलता है। तो सगुण भक्ति धारा के अंदर विष्णु जी के अवतारों को पूजा जाता है, कृष्ण जी को, भगवान श्री राम जी को पूजा जाता है, तो वह पूजा जा रहा है, ठीक है। फिर देखिए, सगुण भक्ति परंपराओं में देवी देवताओं की अवधारणा मानव रूपी में की जाती है, ठीक है, बिल्कुल मानव रूपों में तो किया जाता है अवधारणा। जैसे विष्णु के अवतार आए थे तो वह मानव रूप में आए थे, ठीक है। जैसे आपको याद होगा महाभारत के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, यदा कदाच धर्मस्य, पूरा मेरे को श्लोक याद नहीं है लेकिन उसका भावार्थ याद है कि जब जब इस प्रकृति पर, जब जब इस धरती पर पाप बढ़ेगा तब मैं क्या करूंगा? यहाँ पर अवतार लूंगा। तो अवतार अगर कोई लेगा तो अवतार का क्या मतलब होता है? ईश्वर का मानव के रूप में अवतरित हो जाना ही तो अवतार कहलाता है। तो ये धारणा जो मानी जाती है सगुण भक्ति धारा के तहत ही मानी जाती है। और पूजा भी जो जाता है, तो आपने देखा होगा कि जो भगवान की मूर्ति होती है तो वो मानव जैसी लगती है कि नहीं लगती है? अब एग्जैक्टली तो उनकी शक्ल कैसी थी या क्या थी, उस मानव की शक्ल कैसी थी या कैसी थी, वो तो हमें नहीं पता है। लेकिन जो है मूर्ति के अंदर जो पूरा आंख दर्शाई जाती है, कान दर्शाए जाते हैं, वो पूरा का पूरा मानव के रूप में उसे दर्शाया जाता है। तो यहाँ पर जो है देवी देवताओं की अवधारणा मानवीकृत रूप में, साकार रूप में पूजी जा रही है। किस रूप में पूजी जा रही है? साकार रूप में पूजी जा रही है। साकार रूप में पूजी जा रही है। इज दैट क्लियर? साकार रूप में पूजी जा रही है। ओके ना? साकार रूप में पूजा जाएगा, ठीक है। तो यहां पर ये कथन भी सही है, ये कथन भी सही है, ठीक है। तो यहां पर सही उत्तर होगा सी, 1 और 2 दोनों। 1 और 2 दोनों यहां पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किस स्थान पर चोल शासकों के संरक्षण में शिव मंदिर का निर्माण नहीं हुआ? चोल शासक, देखिए दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर चोल शासक थे। दक्षिण भारत में चोल शासक थे। दक्षिण भारत में कौन से शासक थे? चोल शासक थे दक्षिण भारत में, ठीक है। और इनके द्वारा ये शैव धर्म मतानुयायी थे। शैव मतानुयायी थे। क्या थे? शैव मतानुयायी थे, शैव मत के अनुयायी थे, ठीक है। और इन्होंने चिदम्बरम में, तंजावुर में और गंगैकोंडा चोलापुरम में शिव मंदिर स्थापित किया था। कहां पर स्थापित किया था? गंगैकोंडा चोलापुरम में शिव मंदिर स्थापित किया था। शिव मंदिर स्थापित किया था, ठीक है। गंगैकोंडा चोलापुरम में इन्होंने शिव मंदिर स्थापित किया था। नाणे घाट जो हम बात कर रहे हैं, नाणे घाट
नाणे घाट जो कि वर्तमान में महाराष्ट्र में है। नाणे घाट कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र के मंदिर का निर्माण, नाणे घाट महाराष्ट्र के मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? नाणे घाट महाराष्ट्र के मंदिर का निर्माण सातवाहन राजाओं के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था? सातवाहन राजाओं के द्वारा करवाया गया था। तो यहाँ पर जब हम देख रहे हैं, जब सातवाहन राजा करवा रहे हैं, जब सातवाहन राजा जो है वह इसका निर्माण करवा रहे हैं, तो चोल के अंतर्गत नहीं आएगा। नाणे घाट का जो शिव मंदिर है वो सातवाहनों के द्वारा स्थापित करवाया गया था, चोलों के द्वारा स्थापित नहीं करवाया गया था। नाणे घाट कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में। निम्नलिखित में से दक्षिण रैयत आयोग के संबंध में कौन सा या कौन से कथन सही है? कौन सा या कौन से कथन सही है? ठीक है, निम्न में से कौन सा दक्षिण रैयत आयोग? देखिए, साउथ के अंदर जब अंग्रेजों के खिलाफ एक विप्लव हुआ था, ठीक है, विप्लव हुआ था, रॉइट्स हुए थे, जो दंगे हुए थे, उसके लिए डेक्कन रॉइट्स कमीशन स्थापित किया गया था। डेक्कन रॉइट्स कमीशन जो है वह स्थापित किया गया था, ठीक है। और उसमें से कौन से कथन सही नहीं है? कौन से कथन सही है? ठीक है, आयोग ने उन जिलों में जांच नहीं की जो प्रभावित नहीं थे। तो क्या आयोग ने उन जिलों के अंदर जांच नहीं की जो प्रभावित नहीं थे? तो आयोग ने उन जिलों में भी जांच की थी जो प्रभावित नहीं थे। तो यह कथन सही नहीं है। आयोग ने रैयतों, साहूकारों और प्रत्यक्षदर्शियों के साक्ष्यों के कथन दर्ज किए थे। तो बिल्कुल देखिए, उस पूरे क्षेत्र के अंदर, महाराष्ट्र और मध्य वाले जो क्षेत्र के अंतर्गत जब हम देख रहे थे, तो महाराष्ट्र व मध्य वाले क्षेत्र के अंदर ये जो दक्षिणी क्षेत्र है देखा जा रहा है, दक्षिण मध्य और दक्षिणी क्षेत्र के अंदर जब रॉइट्स हुए थे, तब उन्हीं रॉइट्स की जांच के लिए दक्षिण रैयत आयोग आया था, ठीक है ना। और दक्षिण रैयत आयोग ने उन जिलों की जांच की थी जो प्रभावित नहीं थे, ताकि पता तो चले कि वहां पर भी कोई अलग दंगा ना हो जाए, ठीक है। और फिर सभी प्रत्यक्षदर्शियों की, आयोग ने रैयतों की, साहूकारों की और जितने भी प्रत्यक्षदर्शी थे उन सब के जो है रिकॉर्ड लिए थे, उन सब के बयानों का जो स्टेटमेंट का रिकॉर्ड लिया गया था। तो यह कथन तो गलत है, यह कथन सही है। केवल 2 इज द राइट आंसर, ओनली 2 इज द राइट आंसर। यहां पर केवल 2 ही सही उत्तर होगा। जियारत शब्द का निम्नलिखित में से सही अर्थ क्या है? जियारत शब्द का निम्नलिखित में से सही अर्थ क्या है? ठीक है, सूफी संतों की मज़ारों की यात्रा, ठीक है, सूफी संतों की मज़ारों की यात्रा, राजस्व, कृषि, रेवेन्यू फार्मिंग, किसी सूफी शेख की बरसी, एक प्रकार की इस्लामी तलाक, ठीक है। तो देखिएगा, यहां पर जब हम बात कर रहे हैं तो जियारत जो की जाती है ना, जियारत जो की जाती है वो सूफी संतों की मज़ारों की यात्रा को जियारत कहा जाता है, ठीक है। एक तरीके से जब हम देखें तो किसी बड़े बुजुर्ग के पास में भी जब हम जाकर आ रहे हैं, उनसे मिलकर आ रहे हैं, तो वो भी जियारत कहलाएगी। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट आया है वह सूफीज्म से आया है, इसीलिए यहां पर जो है कि जो सूफी संतों की मज़ारों की यात्रा करना ही जियारत कहला रहा है, ठीक है ना। यहां पर जब हम देखें सूफी संतों, अब देखिए ये सूफी संत कौन थे? सूफी संत जो है, इन्होंने वहदत उल इस्लाम और वहदत उल वजूद के आधार पर इन्होंने क्या किया था कि सूफीज्म को आगे बढ़ाया था, जिसके अंदर इन्होंने इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया,
ठीक है, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया था और सूफी संत जो है वो ज़्यादातर सुन्नी मुसलमानों के अंतर्गत पाए जाते हैं। हालांकि शिया लोग भी जो है वो मज़ारों के अंदर मानते हैं, लेकिन सुन्नी जो है वो ज़्यादा इन सूफियों ने जो धर्म फैलाया था वो सुन्नी मुस्लिम धर्म फैलाया था। अब देखिए मजार शब्द क्या होगा यहां पर, मजार शब्द क्या होगा? मजार का मतलब होता है, मजार का मतलब होता है कब्र। कब्र अक्सर क्या होता है कि देखो इस्लाम धर्म के अनुरूप तो कब्र को कच्चा छोड़ा जाता है, मतलब उस पर कोई भी किसी भी प्रकार की इमारत इत्यादि नहीं बनाई जाती है। मट्टी की जो है उसका जो सरफेस होगी वो मट्टी की होती है। परंतु जो बड़े बड़े औलिया हुए हैं, बड़े बड़े वली हुए हैं, बड़े बड़े सूफी संत हुए हैं, जिन्होंने सूफीज्म के माध्यम से अपने धर्म को फैलाया और जो इस्लाम के गूढ़ रहस्य थे, सूफियों ने इस्लाम धर्म के गूढ़ रहस्यों को बताया। सूफियों के द्वारा क्या किया? सूफियों ने इस्लाम के गूढ़ रहस्यों को बताया। इस्लाम के गूढ़ रहस्यों को बताया, गूढ़ रहस्यों को बतलाया, है ना। इस्लाम धर्म के गूढ़ रहस्यों को बतलाया था किसने? सूफियों ने बतलाया था, ठीक है। और जब उनकी मृत्यु हो जाती तो उनकी कब्र पर बना हुआ मकबरा जो है, उनकी कब्र जो है वो हम मजार कहलाएगी। तो अब कोई अकीदत से वहां पर जाता है और उनके वसीले से जब कोई दुआ, उनके थ्रू कोई अल्लाह से दुआ मांगता है तो वह जियारत करना, जैसे कई बार कहते हैं ना अजमेर दरगाह की जियारत की गई, तो जियारत का क्या मतलब होता है? जियारत का मतलब यही होगा कि वहां पर जाकर यात्रा करना, ठीक है। राजस्व कृषि नहीं, किसी सूफी शेख की बरसी उर्स होती है। क्या होती है? उर्स कहलाती है। उर्स का जो मेला भरता है ना उसे कहा जाता है उर्स कहा जाता है। एक प्रकार की इस्लामी तलाक ये नहीं है, इस्लामिक तलाक नहीं है। इस्लामिक तलाक में 3 तलाक का उल्लेख देखने को मिलता है, 3 तलाक का उल्लेख देखने को मिलता है, जिसका पूरा का पूरा प्रोसेस है। और अगर तलाक दे दिया जाए और उसी से पुनः विवाह किया जाए तो उसके अंदर एक हलाला प्रथा भी देखने को मिलती है, तो वह हलाला शब्द यहां पर नहीं आया गया है, ठीक है। तो ए सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से किसे मीराबाई का गुरु माना जाता है? मीराबाई, मीराबाई, मीराबाई चित्तौड़ के राणा सांगा की पुत्र वधू थी। चित्तौड़ के राणा सांगा की पुत्र वधू थी, ठीक है। राणा सांगा की पुत्र वधू थी मीराबाई। इज दैट क्लियर? ठीक है। ओके तो देखिए ये पुत्र वधू थी, राणा सांगा की पुत्र वधू थी, भोजराज की पत्नी थी, ठीक है। और भोजराज जी जो थे वो अल्प आयु के अंदर ही, शादी के कुछ दिनों बाद ही जो है मृत्यु को प्राप्त हो गए। मीराबाई जो कि कृष्ण की, भगवान श्री कृष्ण की बहुत बड़ी भक्तिन थी। जो है मीराबाई सा जो थी वह भगवान श्री कृष्ण की बहुत बड़ी भक्तिन थी। और उनके जो गुरु थे इनमें से थे रेदास जी, ठीक है। मीराबाई सा जो थी, मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की, भगवान श्री कृष्ण की महान भक्तिन थी। भगवान श्री कृष्ण की महान भक्तिन थी, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण की महान भक्तिन थी तथा इनके गुरु रेदास जी, इनके गुरु रेदास जी या रविदास जी थे। रेदास जी या रविदास जी थे। और अगर आपको पूछा जाए ना रेदास जी की छतरी, रेदास जी की छतरी, तो रेदास जी की छतरी आज भी
चित्तौड़ दुर्ग में ही स्थित हैं। रैदास जी की छतरी कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़ दुर्ग में ही स्थित है। ओके ना। रैदास जी जो स्वयं थे वो रामानंद के शिष्य थे। रैदास जी स्वयं रामानंद के शिष्य थे। ये स्वयं रामानंद के शिष्य थे। रामानंद जी के शिष्य थे। और रामानंद जी ने क्या किया था? अपने 12 शिष्य बनाए थे। रामानंद जी जिन्हें उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को लाने का श्रेय जाता है, इन्होंने अलग अलग जातियों से अपने 12 शिष्य बनाए थे। ठीक है, उनमें से एक थे रविदास जी जो चर्मकार थे। ठीक है, वो क्या थे? चर्मकार थे। तो सही उत्तर यहां पर है रैदास। महानवमी डिब्बा। महानवमी डिब्बा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महानवमी डिब्बा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, और जो है इनमें से कौन सा कथन सही है वो देखिए। निम्न में से कौन सा कथन सही है वो देखिए। ठीक है ना। ठीक है, तो देखिए महानवमी डिब्बा जो है ना वो हम्पी का एक लोकप्रिय आकर्षण, बहुत बड़ा मंच है। महानवमी डिब्बा जो है वो बहुत बड़ा मंच है। और महानवमी डिब्बा नामक मंच की स्थापना या निर्माण जो किया गया था वो राजा कृष्णदेव राय ने उदयगिरी पर अपनी जो जीत थी उसके उपलक्ष्य में जो है ये बहुत विशाल मंच, महल के अंदर विशाल मंच बनाया था जिसे कहा गया था महानवमी डिब्बा। ठीक है, तो देखो ये महानवमी त्योहार पर वितरित की जाने वाली मिठाइयों के बहुत बड़े बड़े डब्बे हैं। अरे भाई साहब नहीं। ठीक है, यह एक बृहत मंच का नाम था जिसका आधार उभरी हुई नक्काशी से आच्छादित था। ये कथन सही है। यह कथन सही है। ठीक है, तो देखिए इसके बारे में बता देता हूं। महानवमी डिब्बा, महानवमी डिब्बा हम्पी कर्नाटक, हम्पी कर्नाटक का प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। ठीक है, जो विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय द्वारा अपनी उदयगिरी पर जीत के अवसर पर बनाया गया था। अपनी उदयगिरी पर जीत के अवसर पर बनवाया गया था। ठीक है, बाकी वाली बात तो देखिए लिखने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि वह महान नक्काशों से, ठीक है, यह जो था कि ये बात तो लिखी हुई है ना कि वह उभरी हुई नक्काशी से, ठीक है, एक मंच था जो उभरी हुई नक्काशी से आच्छादित था। ठीक है, तो ये वाली बात तो यहाँ पर लिखने की वाली नहीं है। आपको ये याद रखना है कि बनवाया किसने था? ये बनवाया था राजा कृष्णदेव राय ने जीत के अवसर पर निर्मित करवाया था। इज दैट क्लियर? राजा कृष्णदेव राय ने निर्मित करवाया था क्या? महानवमी डिब्बा। आईने अकबरी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, इसके रचयिता अबुल फजल थे। भाई साहब बिल्कुल सही बात है। यह वृहत कृति अकबरनामा का एक भाग है। बिल्कुल सही बात है, अकबरनामा का ही एक भाग है। यह अकबरनामा का एक भाग है। ठीक है ना।
उसके बाद में इसमें उल्लेख किया गया है कि मुगल साम्राज्य में विविध जन समुदाय थे और सामासक संस्कृति थी। इट डिस्क्राइब द मुगल एम्पायर एज हैविंग अ डाइवर्स पॉपुलेशन एंड कंपोजिट कल्चर, मिला जुला कंपोजिट कल्चर था। तो बिल्कुल ये भी सही है। बाद में शाहजहां के आदेश पर शादुल्ला खान के द्वारा इसमें संशोधन किए गए थे, नहीं किए गए, बिल्कुल नहीं किए गए भाई। ठीक है, शाहजहां के कहने पर इसमें संशोधन तो हुआ था, शाहजहां के कहने पर इसमें संशोधन तो हुआ था, लेकिन वह शादुल्ला खान के द्वारा नहीं किया गया था। ठीक है, सादुल्ला खान के द्वारा नहीं किया गया था, इसीलिए यह सही उत्तर यहाँ पर जो आपका होगा वह होगा डी। ठीक है, सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, क्योंकि संशोधन तो हुआ था, संशोधन तो हुआ था, परंतु ठीक है जो है, परंतु जब हम बात करें तो नहीं होगा। तो यह अकबरनामा का ही एक भाग है। देखिए इसमें 3 खंड थे, तीसरा खंड जो है आईने अकबरी कहलाता है। अगर इसको कई बार उल्टा भी लिख दिया जाता, अकबरनामा का तीसरा खंड आईने अकबरी, और कहीं कहीं पर जो लिख दिया जाता आईने अकबरी का तीसरा खंड अकबरनामा। ठीक है, अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। अबुल फजल जो कि अकबर के दरबार में नवरत्न में शामिल था, अकबर का दरबारी कवि, अकबर का दरबारी कवि था, नवरत्नों में शामिल था। और अबुल फजल की हत्या, इसके ऊपर लेकर भी सवाल बनता है। अबुल फजल की हत्या जहांगीर के कहने पर ओरछा के राजा वीर सिंह बुंदेला ने की थी। तो ये भी देख लीजिए, अबुल फजल की हत्या, अबुल फजल की हत्या जहांगीर के कहने पर, यानी शहजादे सलीम के कहने पर ओरछा के राजा वीर सिंह बुंदेला ने की थी। ठीक है, जिससे अकबर जहांगीर से भारी क्रुद्ध भी हो गया था। ठीक है, तो वो सारी की सारी बातें यहाँ पर आती है। ओके, तो बाकी सारे कथन सही है, ये चौथा कथन जो है यहाँ पर राइट नहीं। अबुल फजल जो कि एक महान विद्वान फैजी का छोटा भाई था, किसका छोटा भाई था? फैजी का छोटा भाई था। और दोनों का जो ओरिजिन हुआ था वह राजस्थान के नागौर जिले से हुआ था। कहाँ से हुआ था? राजस्थान के नागौर जिले से। स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्हें भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है, जिन्हें भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है, मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। तथा इन्होंने ही 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। ठीक है ना, मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है, और इनकी पुस्तक का नाम यदि आपसे पूछा जाए तो इनकी पुस्तक जो थी वह कौन सी थी? सत्यार्थ प्रकाश। कौन सी पुस्तक थी? सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, ओके। यह देवी देवताओं की मूर्ति के विरुद्ध थे, बिल्कुल सही बात है। यह देवी देवताओं के मूर्ति पूजा के विरोध में थे। ये शुद्ध सनातन धर्म, शुद्ध वैदिक धर्म को स्थापित करना चाहते थे। और ये यही कहते थे कि देवी देवताओं की पूजा करने का, मूर्ति पूजा करने का, पूजा करो आप लेकिन निराकार रूप में करो। मूर्ति पूजा करने का उल्लेख कहीं पर भी वेदों के अंदर नहीं मिलता है। इसीलिए कहा जा सकता है कि ये देवी देवताओं की मूर्ति पूजा के विरोधी थे। वेदों को अमोघ मानते थे, इनफैलिएबल मानते थे। बिल्कुल, अमोघ मतलब त्रुटि रहित। इनफैलिएबल का मतलब क्या होता है? त्रुटि
रहित, बिल्कुल यह वेदों को त्रुटि रहित मानते थे, जिसमें कोई त्रुटि नहीं हो। ईश्वरचंद विद्यासागर से मिले थे और उनसे विचार विमर्श किया था। तो बिल्कुल महर्षि दयानंद सरस्वती जब बंगाल प्रवास के दौरान थे तो इन्होंने खूब ईश्वरचंद विद्यासागर के बारे में सुना था और यह स्वयं जाकर ईश्वरचंद विद्यासागर जी से मिलकर आए थे। तो यह तीनों कथन जो है वह सही है। ठीक है, तीनों कथन जो हो जाएंगे वह सही हो जाएंगे। ठीक है, देखो आर्य समाज की इन्होंने स्थापना की थी। इन्होंने वेदों की और लोटों का नारा दिया। इनका एक नारा था, नारा, दो नारे थे इनके, एक तो वेदों की और लोटो, वेदों की और लोटो, एक तो नारा था वेदों की और लोटो और एक नारा था भारत भारतीयों के लिए, भारत भारतीयों के लिए, भारत जो है वो किसके लिए, भारतीयों के लिए। इज दैट क्लियर? वेदों की और लोटो और भारत भारतीयों के लिए। तो सही उत्तर होगा ए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सर सैयद अहमद खान ने, सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय या सॉरी मैंने आगे का बता दिया, अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। तो देखिए इसे समझ लीजिए, नाम क्या आ रहा है, सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान। ठीक है, जो आधुनिकता के, इस्लाम धर्म के अंदर जो है, इस्लाम के साथ साथ आधुनिकता के लिए भी जो थे वह महान शिक्षाविद और महान समाज सुधारक थे, जिन्होंने भारत में मुसलमानों के लिए आधुनिक शिक्षा की शुरुआत की थी। और आधुनिक शिक्षा का शुरुआत करने के लिए जो है इन्होंने क्या किया, सर्वप्रथम 1875 में दो मदरसे खोले। इन्होंने क्या करा, मदरसा नंबर 1 और मदरसा नंबर 2, दो मदरसे खोले अलीगढ़ के अंदर ही। कहाँ पर? अलीगढ़ के अंदर ही इन्होंने मदरसे खोले, यूपी में। ओके, अलीगढ़ में मदरसे खोले। उसे ही 1878 में इनका विलय कर, इनका विलय कर एंग्लो मोहम्मडन ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की गई। मतलब इनका विलय कर दिया गया, इन दोनों का विलय कर दिया गया और एंग्लो मोहम्मडन ओरिएंटल स्कूल बना दिया गया। दोनों का विलय करके बना दिया गया, यानी ये सही है। और यही 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कहलाई, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कहलाया। यही आगे जाकर क्या कहलाया, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कहलाया। ठीक है, तो ये सही है बिल्कुल। सर सैयद अहमद धार्मिक सहिष्णुता के अंदर दृढ़ विश्वास करते थे। बिल्कुल आधुनिकीकरण जब वो चाहते थे तो वह विश्वास करते थे। और उनकी कॉलेज की निधि के अंदर हिंदुओं ने, पारसियों ने और ईसाइयों ने भी अंशदान किया था। ठीक है ना, अंशदान किया था। तो यहाँ पर 1 और 2 दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही है। दो दशक के पश्चात दक्षिण अफ्रीका से वापस आने के बाद, देखिए 1893 के अंदर यह दक्षिण अफ्रीका गए थे में गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका अब्दुल्ला एंड सन्स के केस की पैरवी करने, अब्दुल्ला एंड सन्स के केस की
पैरवी करने गए थे। ठीक है, फिर वहाँ पर इन्होंने सत्याग्रह किया, बहुत सारे कार्य इन्होंने किए और तत्पश्चात यह 9 जनवरी, कब, 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे। 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे। 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे और जब ये 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे थे तो इन्होंने अपना राजनीतिक गुरु जो बनाया गोपाल कृष्ण गोखले को बनाया। और गोपाल कृष्ण गोखले ने इन्हें कहा था कि आप 1 वर्ष तक क्या करें, आप 1 वर्ष तक जो है आत्ममंथन करें, भारत की राजनीति को समझें और सक्रिय राजनीति में हिस्सा ना लेवें। तब इन्होंने जो है गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर 1 साल तक यह सक्रिय राजनीति से दूर रहे थे। तो हम कह सकते हैं कि गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर, गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर 1 वर्ष तक, गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर 1 वर्ष तक सक्रिय राजनीति से दूर रहे, सक्रिय राजनीति से दूर रहे। ठीक है, और उसके बाद में 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, 1916 के अंदर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में इन्होंने हिस्सा लिया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के एक प्रोग्राम के अंदर, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के एक प्रोग्राम में इन्होंने हिस्सा लिया था, सार्वजनिक रूप से, सार्वजनिक रूप से हिस्सा लिया, सार्वजनिक रूप से हिस्सा लिया। ठीक है, उसके बाद में तो यह लखनऊ अधिवेशन में भी रहे थे। उसके बाद में 1917 के अंदर चंपारण सत्याग्रह भी इनके द्वारा किया गया था। उसके बाद 1918 में खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद मजदूर मिल हड़ताल भी इनके द्वारा की गई थी। लेकिन सार्वजनिक रूप से पहली बार इन्होंने हिस्सा जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के एक प्रोग्राम में लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग कब और कहां पर रखी थी? बम्बई 1985, लाहौर 1929, खेड़ा 1917 या 1942 बम्बई। तो देखिए, लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, कौन सा अधिवेशन? लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में, जिसकी अध्यक्षता की गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? जवाहरलाल नेहरू। इज दैट क्लियर? अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। इज दैट क्लियर? जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की। उसके पश्चात जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर जो प्रस्ताव पारित हुए वह कौन कौन से थे? प्रस्ताव पारित हुए, सबसे पहले तो पूर्ण स्वराज्य की मांग रखी गई। पूर्ण स्वराज्य की मांग रखी गई। ठीक है, क्या रखी? पूर्ण स्वराज की मांग रखी। ठीक है, कि मतलब अब हम औपनिवेशिक साम्राज्य से नहीं मानेंगे, अब हमें पूर्ण स्वराज्य चाहिए। अब हमें क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज चाहिए, और पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी। ठीक है, और कहा गया कि अगले महीने में यानी जनवरी 1930 में अंतिम रविवार को सांकेतिक रूप से स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, और उस दिनांक को हर वर्ष सांकेतिक स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, और इसी कारण 26 जनवरी, उस रविवार को 26 जनवरी थी, और 26 जनवरी को हर वर्ष सांकेतिक स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है ना? तो एक तो पूर्ण स्वराज की मांग रखी। सेकेंडली जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो है एक तिरंगा झंडा फहराया गया था, और सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात हुई। सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया जाएगा। भारत के अंदर कौन सा आंदोलन चलाया जाएगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया जाएगा। ठीक है,
और तीसरा ये बताया गया कि कांग्रेस जो है पहले गोलमेज सम्मेलन का, कांग्रेस जो है पहले गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार करेगी, पहले गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार करेगी। कांग्रेस क्या करेगी? पहले गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार करेगी। तो पूर्ण स्वराज की मांग पहली बार कब रखी गई थी? वह रखी गई थी 1929। देखो बॉम्बे 1885 के अंदर तो कांग्रेस की स्थापना हुई थी, 1985 के अंदर तो यार भारत देश आज़ाद हुए इतने साल हो चुके थे यार। खेड़ा 1917 के अंदर गांधी जी के द्वारा जो है किसानों, अहमदाबाद के पास में गुजरात के अंदर खेड़ा है, और किसानों ने जब कर माफ़ी की मांग की थी तब गांधी जी ने वहाँ पर सत्याग्रह किया था। बम्बई 1942 के अंदर भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। भारत में पुरुष और स्त्रियों में संपूर्ण समता का उपबंध निम्नलिखित में से किसमें किया गया है? स्त्री और पुरुष समान है, स्त्री व पुरुष समान है। यह उपबंध कहाँ किया गया है? ठीक है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 के अंदर, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 में, भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची में, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में, या भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20। तो देखिए मौलिक अधिकार के तहत कौन से अधिकार के तहत? मौलिक अधिकार के तहत जो है मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक, जिसमें 14 और 15 के अंदर समानता का अधिकार है। कौन सा अधिकार है? समानता का अधिकार है। ठीक है, अब देखो 14 के अंदर तो बताया गया है कि विधि के समक्ष सभी समान है, विधि के समक्ष सभी समान है कि किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं किया जाएगा, किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं किया जाएगा। और 15 के अंदर बताया गया है कि भारत के नागरिकों के अंतर्गत धर्म लिंग जाति मूल वंश के तहत कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो 14 और 15 के अंदर समानता की बात आ रही है। 5वीं अनुसूची के अंदर जो है कई राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों को लेकर उपबंध किए गए हैं। ठीक है, स्वतंत्रता अधिनियम के तहत नहीं था। और भारत के संविधान का अनुच्छेद 20 हमें जो है बता रहा है दोष सिद्धि तक संरक्षण बता रहा है। ओके, निम्नलिखित में से किसमें 4 जुलाई 1776 को अमेरिकी स्वतंत्रता का घोषणा पत्र अंगीकृत किया गया था? 4 जुलाई 1776 को अमेरिकी स्वतंत्रता का घोषणा पत्र अंगीकृत किया गया था, बनाया गया था। ठीक है, तैयार किया गया था, जो है अंगीकृत किया गया। तो देखिए यहां पर जब हम बात कर रहे हैं तो 4 जुलाई 1776 को, जिस दिन यूएसए के अंदर राष्ट्रीय अवकाश रहता है, क्योंकि इसी दिन सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन हुआ था। ठीक है, कौन सा सम्मेलन हुआ था? सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन हुआ था। कब? 4 जुलाई 1776 को। 4 जुलाई 1776 को सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन हुआ था, और उसके तहत ही जो है अमेरिकियों ने अपने आप को इंग्लैंड से स्वतंत्र घोषित कर दिया था। ठीक है, तो सही उत्तर कौन सा है? बी। 1917 की राष्ट्रीय क्रांति में बोल्शेविकों ने, देखो रूस की क्रांति है, 1917 में रूस की क्रांति है। बोल्शेविकों ने जिस सरकार को हटा दिया था उसका शासनाध्यक्ष निम्न में से कौन था? निम्न में से कौन था? अलेक्जेंडर केरेंस्की, प्रिंस लवोव, ग्रैंड ड्यूक सर्गेई, या जार निकोलस द्वितीय। तो जिस शासक को हटाया गया था, ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप जार
स्वेच्छाचारी शासन समाप्त हुआ था। देखिए इस क्रांति के फलस्वरूप, इस क्रांति के फलस्वरूप जार स्वेच्छाचारी शासन समाप्त हुआ था। जार स्वेच्छाचारी शासन समाप्त हुआ था। ठीक है, जार स्वेच्छाचारी शासन समाप्त हुआ था और इसके तहत बोल्शेविकों ने क्या किया था? बोल्शेविकों ने ड्यूक सर्गई की सरकार को हटा दिया था, अस्थायी सरकार को हटा दिया था। ठीक है, ग्रैंड ड्यूक सर्गई की सरकार को हटा दिया था। संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? कौन सा या कौन से कथन सही है? ठीक है, अब इनकी संख्या 10 है किंतु मूलतः यह संख्या 6 थी अस्थायी। देखो टोटल यहां पर जब हम देखें कि जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद स्थापित की गई थी तब 11 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 11 सदस्य थे, जिसमें से 5 स्थायी प्लस 6 अस्थायी। लेकिन वर्तमान के अंदर इसमें 15 है, जिसमें से 5 स्थायी और 10 अस्थायी। 5 स्थायी और 10 अस्थायी है। ठीक है, तो लेकिन तो ये बात बिल्कुल सही है कि अब इनकी कुल संख्या 10 है। मूलतः संख्या कितनी थी? 6। ठीक है, देखो स्थायी सदस्य के अंदर तो अमेरिका है, चाइना है, फ्रांस है, इंग्लैंड है और रूस है। ठीक है, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं तो अस्थायी सदस्य जो है जाते ये 2 वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित होते हैं। बिल्कुल जो है ये 2 वर्ष की अवधि के लिए ही निर्वाचित होते हैं। ठीक है, लेकिन सिस्टम ऐसा किया गया है कि हर साल 5 अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो जाता है और उनकी जगह पर नए आ जाते हैं। तो यहां पर जो है 1 और 2 दोनों सही है। भारत के संविधान के अंदर निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है। ठीक है, सही नहीं है। देखिए कौन सा कथन सही नहीं है? समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द प्रारंभ में संविधान का अंश नहीं थे। तो देखिए प्रस्तावना के अंदर समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द है, उनका उल्लेख जो किया गया है, उनका उल्लेख मूल संविधान में नहीं किया गया है। उनका उल्लेख मूल संविधान में नहीं किया गया है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्षता शब्द जोड़े गए हैं। तो यह सही है। उद्देशिका में भारत के संविधान के उद्देश्यों का उल्लेख है, बिल्कुल। इसीलिए तो प्रस्तावना या उद्देशिका को संविधान का परिचय पत्र कहा गया है। संविधान का परिचय पत्र कहा गया है। ठीक है, क्योंकि उसमें उद्देश्य बताए गए। फिर देखिए, क्या उद्देशिका या प्रस्तावना न्यायालय में प्रवर्तनीय है? क्या उसमें चेंज किया जा सकता है? तो देखिएगा, जब हम यहाँ पर बात करते हैं तो उद्देशिका जो है वह न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। हालांकि इसका जो परिवर्तन अगर करना चाहे तो संविधान में संशोधन संसद कर सकती है, संसद में प्रवर्तनीय है। हालांकि बेरूबाड़ीवाद वगैरह के अंदर तो जो है इसे अप्रवर्तनीय बताया गया था। ठीक है, पंजाब राज्य वाला जो केस हुआ था उसमें बताया। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य सरकार ने यह कह दिया कि संविधान संशोधन कर सकती है, मूल प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है, लेकिन उसके मूल ढांचे को नहीं जो है नुकसान पहुंचना चाहिए। तो यह उत्तर सही नहीं है। न्यायालय में नहीं, संसद में प्रवर्तनीय है। कहां पर प्रवर्तनीय है? संसद में प्रवर्तनीय है। गणराज्य का संबंध जनता से है, जो संविधान के अधीन सभी प्राधिकार का स्रोत है। यह भी कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सी लोकसभा अध्यक्ष की शक्ति नहीं है? वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम कुमार बिड़ला। वर्तमान में कौन है? ओम कुमार बिड़ला। ठीक है, पहले कौन थे? जीवी मावलंकर। ओम कुमार बिड़ला से पहले कौन थे? सुमित्रा महाजन। उनसे पहले मीरा कुमार। उनसे पहले सोमनाथ चटर्जी।
है ना, तो ये चलता रहता है। लोकसभा का अध्यक्ष है, वह कौन सी शक्ति उसके पास नहीं है? अध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता करता है, बिल्कुल सही है। अध्यक्ष सदन में प्रथमत वोट देगा, नहीं, वह प्रथमत वोट नहीं देता है, वह निर्णायक मत देता है। ठीक है, निर्णायक मत क्या है? ये निर्णायक मत, देखिए प्रथमत मत का तो मतलब है कि कोई भी प्रस्ताव जब आएगा तो वह सीधा अपना वोट डाल देगा, वो प्रथमत वोट कहलाता है। निर्णायक मत से तात्पर्य है कि अगर बराबरी का मुद्दा आ जाए तो वह जो वोट देगा वही निर्णय माना जाएगा। तो लोकसभा का अध्यक्ष यूं आमतौर पर तो वोट नहीं देता है, निर्णायक मत की स्थिति में ही वह मत देगा। ठीक है, तो यह कथन जो है यह उसकी शक्ति नहीं है, वह उस लोकसभा में व्यवस्था बनाए रखता है, सही है। अध्यक्ष जब तक सदन को स्थगित कर सकता है या अधिवेशन को निलंबित कर सकता है जब तक गणपूर्ति नहीं हो जाती, यानी कोरम, कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग नहीं आ जाता, तब तक वह सदन की कार्यवाही को स्थगित कर सकता है। ठीक है ना, वह कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई। भारत के संविधान के अनुच्छेद 51A में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? मूल कर्तव्य, मूल अधिकारों का निलंबन, राज्यपालों की विशेष शक्तियां या रिट। तो देखिए 51A में है फंडामेंटल राइट, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, उन्नीस 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत सरदार स्वर्ण सिंह समिति, कौन सी समिति? सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर, सिफारिशों पर भाग 4 क में 51 क जोड़कर मूल कर्तव्य रखे गए। क्या रखे गए? मूल कर्तव्य रखे गए। देखिए हुआ क्या था, जब 1975 जो है 1975 आपातकाल लगा था, तब लोगों ने मूल अधिकारों का दुरुपयोग किया। दुरुपयोग को रोकने के लिए, सिफारिश देने के लिए, जांच करने के लिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति बनाई गई, जिसने यह सिफारिश की कि भारतीय संविधान में भी सोवियत संघ की तर्ज पर, भारतीय संविधान में भी सोवियत संघ की तर्ज पर क्या होना चाहिए? भारतीय संविधान में भी मौलिक कर्तव्य होने चाहिए, भारतीय संविधान में भी मौलिक कर्तव्य होने चाहिए। ठीक है, और उसी लिए जो है उसी समिति की सिफारिशों के आधार पर ही नया भाग 4 क जोड़ा गया और उसमें 51 क जोड़कर क्या कर दिया गया था? मौलिक कर्तव्य डाल दिए गए थे। तो अगर आपको पूछा जाए कि कौन से देश से लिए गए हैं, तो सोवियत संघ की तर्ज पर, सोवियत संघ की तर्ज पर, कहां पर? सोवियत संघ की तर्ज पर। केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए ओडीआई, प्रत्यक्ष बहिर्निवेश, ठीक है, आउटर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है वह पहले स्थान पर है? पहले स्थान पर कौन सा देश है? यूएसए, सिंगापुर, मॉरिशस या यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, तो प्रत्यक्ष बहिर्निवेश जो सर्वाधिक हुआ है, ठीक है, इसके तहत जो है नवंबर 2020 तक सिंगापुर जो है वो पहले स्थान पर है। ओडीआई के अंदर पहला स्थान किसका है? सिंगापुर का देखा जा रहा है। तो ये करंट अफेयर का सवाल है। इस प्रकार का प्रश्न आपको आगे भी पूछा जा सकता है, लेकिन उसके आंकड़े जो है, उसकी रिपोर्ट्स वगैरह वो दूसरी होगी। युद्धाभ्यास डेजर्ट नाइट 21 जो है, वॉर एक्सरसाइज युद्धाभ्यास डेजर्ट नाइट
युद्धाभ्यास डेजर्ट नाइट 21 जो है निम्नलिखित में से किस देश की वायुसेना के बीच द्विपक्षीय युद्धाभ्यास है? यूएसए, फ्रांस, ब्रिटेन या इजराइल? तो देखिए ये युद्धाभ्यास जो है डेजर्ट नाइट, ये नाइट कौन से? योद्धा वाले, डेजर्ट योद्धा, ठीक है। यह जोधपुर एयरबेस, जोधपुर राजस्थान में जोधपुर एयरबेस पर फ्रांस व भारत की वायुसेना के मध्य किया गया। फ्रांस व भारत की वायुसेना के मध्य, ठीक है। राफेल उड़ाए गए थे इसमें, राफेल विमान जो है ना, डसॉल्ट एविएशन की जो द्वारा राफेल लिए गए हैं फ्रांस से, वह भी इसमें किए गए। तो इसमें सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? फ्रांस। सही उत्तर कौन सा होगा? फ्रांस। गणतंत्र दिवस परेड आरडी परेड 2021 में, गणतंत्र दिवस परेड आरडी परेड 2021 में निम्नलिखित में से किस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी दिया गया था? सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया था। तो देखिए जो है लद्दाख, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा और उत्तराखंड में से लद्दाख, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, उत्तराखंड में से उत्तर प्रदेश की झांकी पहले स्थान पर रही थी, ठीक है। देखिए यहां पर हम देखिए 32 झांकियों ने हिस्सा लिया था, जिसके तहत 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के थे, और 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के थे, और 17 तो राज्य व केंद्र शासित प्रदेश, 9 जो थे वह किसके थे? 9 थे जो केंद्रीय अर्धसैनिक बल है, केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, अर्धसैनिक बल तथा 6 रक्षा मंत्रालय से जुड़ी हुई झांकियां थी, जिसके अंदर उत्तर प्रदेश की झांकी जो कि आयोजित थी अयोध्या के राम मंदिर पर, अयोध्या राम मंदिर पर आयोजित थी, ठीक है। और उस झांकी को नंबर 1 पर लाया गया। हाल ही में दिसंबर 2020 में हुए, दिसंबर 2020 में हुए निर्वाचन में फास्टिन ऑर्केज टुडेरा ने निम्नलिखित में से किस एक देश के राष्ट्रपति पद के लिए दूसरे कार्यकाल के लिए जीत प्राप्त की है? दूसरे कार्यकाल के लिए जीत प्राप्त की है। ओके, देश का नाम पहचानिए। मध्य अफ्रीकी गणराज्य सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, दक्षिण अफ्रीका गणराज्य घाना, गणराज्य मोजाम्बिक। तो देखिए सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के अंतर्गत फास्टिन आर्केड टुडेरा ने राष्ट्रपति पद के लिए जीत हासिल की है। यह उनका दूसरा कार्यकाल होगा। कितवा कार्यकाल होगा? दूसरा कार्यकाल होगा, ठीक है। यह लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यह संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति, मैं साइड में इसलिए कर रहा हूं दोस्तों ताकि आप पूरा प्रश्न देख सके, है ना। यह पुरस्कार संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। जो लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार है संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा ही प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार दिसंबर 2020 में भारत के प्रधानमंत्री को प्रदान किया गया था। कौन सा कथन सही नहीं है वो देखना है हमको। और ये बिल्कुल यह पुरस्कार जो है दिसंबर 2020 में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन को भी प्रदान किया गया था, ठीक है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। नहीं, संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नहीं है। लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार, जिस प्रकार भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न है, वैसे ही अमेरिका का यह सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नहीं है। ओके, तो सही उत्तर यहां पर होगा डी।
अभ्यास कवच के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सबसे सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे सही है? यह केवल भारतीय थल सेना का अभ्यास है? नहीं है। यह भारतीय थल सेना और भारतीय नौसेना का संयुक्त अभ्यास नहीं है। यह केवल भारतीय थल सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना का सैन्य अभ्यास, इसमें तट रक्षक भी आएंगे, इंडियन कोस्ट गार्ड भी आएंगे। ठीक है, इसमें कौन आएंगे? इंडियन कोस्ट गार्ड भी आएंगे। सबसे सही यहां पर कौन सा है? तीनों सेनाओं का तो अभ्यास है ही, तीनों सेनाओं का अभ्यास तो है ही, तो उस लिहाज से सी हो सकता था, परंतु इसमें कोस्ट गार्ड भी आते हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड भी इसमें आते हैं। ओके, इट इज जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इन्वॉल्विंग द इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स एंड आल्सो इंडियन कोस्ट गार्ड। निम्नलिखित में से किस देश में हाल ही में आपातकाल की घोषणा की गई है? निम्नलिखित में से हाल ही में किस देश में आपातकाल, इमरजेंसी की घोषणा की गई? मालदीव, भूटान, नेपाल या म्यांमार? सही उत्तर है डी, म्यांमार। म्यांमार के अंदर पूर्व राष्ट्रपति आन सान सू की जो कि नोबेल पुरस्कार विजेता भी है, उनकी सरकार का तख्ता पलट कर दिया गया और वहां पर आपातकाल की घोषणा कर दी गई। ठीक है, आपातकाल की घोषणा कर दी गई है म्यांमार में। निम्नलिखित में से कौन सी टीम सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 की विजेता है? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 की विजेता है। तो देखिए, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 की विजेता तमिलनाडु ने बड़ौदा को हराकर यह ट्रॉफी हासिल की है। ओके ना, तो सही उत्तर है सी। तमिलनाडु के कैप्टन कौन थे? दिनेश कार्तिक। ठीक है, डीके। कौन सा देश मालदीव के स्थान पर 2023 हिंद महासागर द्वीप खेल, इंडियन ओशियन आइलैंड गेम्स की मेजबानी करेगा? मेडागास्कर। पहले 2023 में यह मालदीव में हो रहा था, लेकिन वर्तमान में यह कहां पर होगा? मेडागास्कर, श्रीलंका, भारत या मॉरिशस? तो ये देखिए, 2023 का इंडियन ओशन आइलैंड गेम्स जो होंगे, पहले मालदीव में हो रहे थे। ठीक है, मालदीव में हो रहे थे, अब होंगे मेडागास्कर में, जो हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप भी है। क्लेयर पोलोसाक समाचार में रहने का कारण क्या है? क्लेयर पोलोसाक जो है, इनका अभी समाचार में रहने का सही कारण क्या है? इन्हें पुलिट्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हाल ही में इन्हें ग्रैंड स्लैम चैंपियनशिप इन्होंने जीती है। वो पुरुषों के क्रिकेट टेस्ट मैच आयोजित करवाने वाली पहली मैच प्राधिकारी बनी। फर्स्ट फीमेल मैच ऑफिशियल टू कंडक्ट अ मेन क्रिकेट। ये बिल्कुल सही है। यह क्लेयर जो है एक महिला क्रिकेट अंपायर है, क्रिकेट मैच अंपायर है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की। तो सही हो जाएगा सी। ठीक है, तो दोस्तों बिल्कुल यहाँ पर जो भी आपको 2021 के अंदर एनडीए और एनए के पेपर के अंदर हिस्ट्री, पॉलिटिकल और करंट अफेयर के प्रश्न पूछे गए थे, वो यहाँ पर समाप्त होते हैं। अगली कड़ी के अंदर फिर आपसे मुलाकात होगी, फिर आपसे गुफ्तगू होगी। तो मिलते हैं अगली कड़ी में। टिल देन डू वॉट एवर यू वांट टू डू, वॉट एवर यू कैन डू। गुड बाय, जय हिंद, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, दुआ सलाम।